इंसानी हकूक़ कमीशन HRCP उसने मुल्क में इंसानी हकूक़ के इदारों और कारकुनों पे बढ़ते हुए रियासती दबाव पे तशवीश का इजहार किया है। HRCP के ताज़ा एलामिया में मिसाल देते हुए कहा गया है कि उन जगहों के मालिकान और होटलों को पर भी दबाव डाला जा रहा है जहां इनडोर तकरीबात और मीटिंग्स की इजाज़त होती है और हमसे जो है इन मीटिंग्स के लिए NOC मांगा जाता है। इसके अलावा और वहाँ NOC की रिक्वायरमेंट किसी और के लिए नहीं है। एक मिसाल ये दी गई कि हाल ही में इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक नशिस्त मुनक़्क़िद करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐन वक्त पे सरकारी हुकाम ने भी हाँ कर दिया था उस मीटिंग में शिरकत के लिए, लेकिन फिर पता चला कि उसमें रुकावटें हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में भी HRCP के चेयरमैन और दीगर कारकुनों को वक्तन फ़वक्तन हिरासगी का सामना करना पड़ता है। गिलगित के मकामी मसाइल से मुतालिक भी एक मिसाल दी गई कि वो भी प्रेशर किया गया मीटिंग को। गुज़िश्ता बरस एलामिया के मुताबिक लाहौर में जो HRCP का सदर दफ्तर है वहाँ बिजली काटने की कोशिश की गई, बिजली का मीटर उतारा गया, दफ्तर सील करने की कोशिश की गई। जिस बैंक में HRCP का अकाउंट है उसने कहा जी हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब जज ने पूछा कि भाई साहब ऐसे ऑर्डर हैं, तो एलामिया के मुताबिक बैंक के आम जो अहलकार थे वो साफ मुकर गए। हारिस खलीक साहब सेक्रेटरी जनरल HRCP इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बज़ाहिर हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, अब तो मज़ीद नशिस्तें भी उसे मिल गई हैं, तो HRCP जैसे इदारे से इनसिक्योर होने की अब उसे क्या क्या हाजत है? HRCP क्यों इस तरह कह रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और अपने नाजरीन से हम कलाम होने का मौका फराहम किया। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शहरी, सियासी, समाजी, मुआशी और सकाफती हुकूक पे पिछले 39 साल से सरगर्म अमल है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इसके यानी जाहिर है कि आसमा जहांगीर साहिबा ने इसकी दाखबेल डाली, लेकिन उनके साथ जस्टिस दुराब पटेल इसके पहले चेयरपर्सन थे। आसमा जहांगीर इसकी पहली सेक्रेटरी जनरल थी। फखरुद्दीन जी इब्राहिम वाइस चेयर थे सिंध के। जस्टिस कैलाश नाथ कोहली वाइस चेयर थे बलोचिस्तान के। मैं कुछ नाम इसलिए ले रहा हूँ। एयर मार्शल जफर चौधरी इसके पहले ट्रेजरर थे। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये को बहुत संजीदा लोग थे और बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग थे जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद डाली। उसके बाद जब IA रहमान साहब जो चोटी के सहाफी हैं पाकिस्तान के और सबसे बड़ा नाम था सहाफत में पाकिस्तान की, उसके बाद हुसैन नकी साहब, अजीज सिद्दीकी साहब, मतलब इस तरह के लोग थे जिन्होंने, जमीर न्याजी साहब, बाबर अयाज साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी, चौधरी एतजाज हसन, ये वो लोग थे जिन्होंने इस इदारे को आगे बढ़ाया, चलाया और एक जिम्मेदारी के साथ काम किया। और कभी हमने सनसनी नहीं फैलाई, सेंसेशनलाइज नहीं किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के दस्तूर में जो बुनियादी इंसानी हकूक दर्ज हैं और पाकिस्तान एज अ स्टेट पार्टी जो उसकी बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें पूरा होना चाहिए। और यहाँ वफाकियत, जमहूरियत और मसावी शहरियत की बुनियाद पर रियासत को भी चलना चाहिए और समाज को एक पुरअमन, रवादार और इंक्लूसिव समाज होना चाहिए। अब ये अगर कोई गुनाह है, अगर इस कॉज को आगे बढ़ाना कोई जुर्म है तो बता दें। और क्यों इनसिक्योर हैं, मैं समझने से कासिर हूं। मैं समझने से इसलिए कासिर हूं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान के जो मिशन हैं बाहर, पाकिस्तान जो UN में अपनी पोजीशंस लेता है, ये सब हमें कंसल्ट करते हैं। ये हमारी रिपोर्ट से, जो कि हम क्रिटिकल फ्रेंड्स हैं, हम कोई रियासत के मुखालिफ तो नहीं है, इसका तो नाम ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अगर रियासत में अगर मजबूत हो गई है, जो आपने फरमाया, तो अगर मजबूत हो गई है तो फिर इतनी यानी इनसिक्योरिटी, इतना पैरानोया क्या है? आपको मालूम है कि हमारे जो कारकुन हैं उन पे FIRs, हमारे जो अराकीन हैं
उन पे FIR दर्ज किए हैं इन्होंने। हमारे दफ्तरों में जाके छोटी छोटी कम उम्र जो काम करती हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर लड़कियां जिनके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें धमकाते हैं। वो धमकाने का तरीका बहुत ही एक मीठी छुरी की तरह का भी हो सकता है। मैं जरूरी नहीं है कि वो गालियां उनको दें या उनसे कोई बदतहजीबी करें, लेकिन एक तरीका होता है। फिर हमारे चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट साहब को पिछले साल इन्होंने कराची में गिरफ्तार कर लिया। ये 39 साल की तारीख में नहीं हुआ। हमने देखे 2 मार्शल लॉ भुगते हैं। ये इदारा 1986 में कायम हुआ था जब जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ था। इमरजेंसी उठ गई थी, ये बात ठीक है, लेकिन मार्शल लॉ था। 86 में ये इदारा कायम हुआ, 87 में रजिस्टर हुआ है। और उसके बाद पूरा मुशर्रफ का दौर हमने देखा है। उसके बाद हमसे जाहिर है कि जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी जब इक्तदार में होती है तो नाराज होती है, और जब आती है यानी इख्तिलाफ में या ऑपोजिशन में तो उन्हें हम अच्छे लगने लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए कि इस तरह के इदारे, मुझ में जाती तौर पे या इदारे में जो लोग काम करते हैं उनमें कमजोरियां भी हो सकती हैं, खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन ईमानदाराना कोशिश हमारी यही होती है। और इसीलिए कुछ जो थोड़ी बहुत हमारी साख है मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, वो इसीलिए है कि हम कोई गलत बयानी से काम नहीं लेते, बदउनवारी नहीं करते, लेकिन जो लोगों पे गुजर रही है उस पर तो हम बात करेंगे। अगर पाकिस्तान में 44.7% लोग खते गुर्बत से नीचे हैं तो हम कहेंगे कि 11 करोड़ आबादी जो है उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अगर पाकिस्तान में सियासी कारकुनों पर या ऐसी जमातों पर जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट करती हैं, एडवोकेसी करती हैं अपने हकूक के लिए, या जबरी गुमशुदगियों पे बात करती हैं या अकलियतों के हकूक पे बात करती है, तो हम तो ये बात करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं ये बात तो हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए, हर पाकिस्तानी शहरी को करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पूरा समय कोई ज़हनी सवाल अगर नहीं, कुछ बचा ही नहीं है अभी। यार हारिस बड़ी ज्यादती करते हो, कसम से हमारे सवाल मतलब मैं तो बस अब ऐसे ही कमेंट कर सकता हूँ ना कि यार बहुत और तंजीमें हैं जो वाकई ही इस माशरे में इश्तियाल अंगेजी करते हैं, नफरतें फैलाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि उनके साथ इसकी 20% भी किसी ने किया हो। हाँ, कि यार इस बंदे को उठा लिया, अच्छा यार आप, क्योंकि देखिए ये जो बात है ना कि आपका जो मीटर है ये खराब है। 1998 में आपने जो बिल जो अदा किया था वो आपने लेट अदा किया था। देखो इस मुल्क में अगर आपने किसी को कानूनी जाल में फंसाना है ना यार, हजार, वही हम कह रहे हैं ना टेक्निकल, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ टेक्निकल सब कुछ टेक्निकल है, टेक्निकली निमट रहे हैं। लेकिन फिर इनसिक्योरिटी भी तो ठीक ठाक नजर आती है ना यार। नहीं तो इनसिक्योरिटी, और मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये वो क्या कहते हैं ना, हम बात करते हैं सॉरी डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की। एक आखिरी बात, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की, मेरा ख्याल है कि अब कुछ दारों में शायद पावर्स इतनी डिवॉल्व हो गई है कि वो जो लोकल जो बंदा बैठा होता है ना वो फैसला लेता है कि यार जी हाँ हारिस, हाँ ये भी तो है कि हो सकता है जो सबसे बड़ा अफसर है उसके अफसान गुमान में भी ना हो, छोटा अफसर एफिशिएंसियां दिखा रहा हो। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे दफ्तर को जब हमारे सील किया इन्होंने, वो जल्दी खत्म हो गया मामला, चूंकि उसमें जाहिर है कि बहुत सारे रवाबित हैं लोगों के, और लोगों को इस बात का भी अंदाजा है जो, और एक जो आयरॉनिक बात है ना, क्या उसे कहते हैं उर्दू में, सितम जरीफी ये है कि बहुत से लोग जो हम पे पाबंदियां लगाते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करें, क्योंकि उन्हें बाहर पढ़ने जाना होता है तो उनको एक सर्टिफिकेट अच्छा लगता है यार, रेज्यूमे पे बड़ा अच्छा लगता है, रेज्यूमे पे बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल ठीक बात है ऐसी, लेकिन ये कि महज ये नहीं है, महज ये कोई असिस्टेंट डायरेक्टर और हवालदार का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारी रियासत को एक इस पैरानोया से निकलना चाहिए। ये पैरानोया का शिकार है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क इतना कमजोर है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आप यानी कहीं कोई इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और वो नहीं होनी चाहिए, तो इस पे इस कदर फरहम हो जाए आप, या अगर हम ये कहें कि जी एक हिस्सा मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में, अगर आप जो कुदरती वसाइल हैं वो निकालना चाहते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं और पूरे मुल्क के लिए करना चाहते हैं, जरूर करें। मगर अगर हम ये कहें कि जो मकामी आबादी है उसके जो स्टेक्स हैं, उसका जो हिस्सा है वो आप अदा करें पूरा, तो इस पे क्या एतराज है आपको? मतलब आप देखिए ना, ये इस तरह की बातें हैं, या पानी के मसाइल हैं, पाकिस्तान में लैंड के मसाइल हैं, उसमें अगर हम लोगों को बुला के सुन दें, और HRCP बिल्कुल प्रोटेस्ट करता है, सड़क पे भी निकलता है, और मजबूर कर देंगे तो निकल आएंगे। और भी बहुत कुछ
जो प्रोटेस्ट में किया जाता है वो करेंगे, लेकिन हमने हमेशा पीसफुल असेंबली की बात की। हम फ्रीडम ऑफ असेंबली जब करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। हम नॉन स्टेट एक्टर्स के वायलेंस को भी कंडोन नहीं करते। हम ये नहीं करते कि अगर कोई बात ठीक कर रहा है मगर उसने अगर शिद्दत पसंदी की राह अपनाई है तो आप उससे जाहिर है कि हम तो नहीं करते कंडोन, ना स्टेट के डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स को की हिमायत कर सकते हैं, ना वायलेंस की हिमायत कर सकते हैं। मगर ये सब बातें उस वक्त समझ में आए अगर रियासत एक सेहतमंद रियासत हो और एक सेहतमंद समाज की तरफ, यानी सेहतमंद समाज अब आखिर मुश्किल डेवलप करने में उसको कोई दिलचस्पी हो। हाँ, अब आप आखिर में मुश्किल हल पेश कर रहे हैं, सेहतमंद समाज, सेहतमंद रियासत, अभी टाइम है उसमें। थैंक यू सो मच हारिस, एज यूजुअल के आप भी जरूरत पड़ती है, आप होते हैं। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। इसी हफ्ते इजराइल ने गजा की एक कैफे है अल बका कैफे, उस पर बमबारी की जिसमें 40 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया। ये एक साहिल पर एक कैफे होती थी और जब इस पर हमला हुआ तो वैसे तो पता नहीं, ये बात पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए कि इजराइल ने इसको क्यों निशाना बनाया। वैसे तो हर एक चीज को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसको पिक आउट और टारगेट क्यों किया गया, अब उसकी वजूहात हैं और धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें खुल रही हैं। क्योंकि अल बका कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं थी, ये एक सकाफती मरकज था। यहाँ पर मुसन्निफ, आर्टिस्ट्स, फोटोग्राफर्स और बिलखसूस सहाफ़ी आके बैठते थे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि ये उन चंद जगहों में शामिल होते हैं जहां पर गजा में कुछ हद तक आपको इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई की सहूलत फराम होती थी। तो ये वो जगह थी जहां पर वो बैठकर 2 सेकंड नस्ल कुशी से एक ब्रेक लेकर दुनिया को अपनी आवाज, दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाते थे। तो अब ये भी खबरें आ रही हैं, हमें अभी हमें पता लग रहा है कि इस हमले में कौन कौन शहीद हुए हैं और वो उनकी बैकग्राउंड क्या थी। इनमें फोटो जर्नलिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे, इंजीनियर्स भी थे और एक फुटबॉलर भी थे, मुस्तफा अबू अमीरा। इन्होंने कई क्लब्स के लिए खेला था और पैलेस्टीनियन फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक दिस इज द 438th फुटबॉल प्लेयर जिसको इजराइल ने कत्ल किया है। यहां पर आपको यह भी याद दिला दे कि फीफा ने रूस को बैन कर दिया था क्योंकि आपने यूक्रेन पर हमला किया है। अभी तक इजराइल का वहां पर बैन करने का कोई जिक्र नहीं हो रहा। एक बॉक्सर भी वहां पर कत्ल हुई है, उनका नाम है मलक मुस्ले, जो सबसे कम उम्र फीमेल बॉक्सर थी गजा में। इनको भी वहां पर कत्ल कर दिया गया। और इसके साथ साथ फलस्तीन की एक टैलेंटेड और उभरती हुई विजुअल आर्टिस्ट फ्रांस अल सलमी को भी वहां पर कत्ल किया। और ये नाम मैंने जब सुना तो मुझे थोड़ा सा याद आया वसत कि नस्ल कुशी जब शुरू हुई थी, तकरीबन 2 महीने हुए थे, तो एक पूरा आधा प्रोग्राम किया था ऑन द आर्ट ऑफ फलस्तीन। तो उसके अंदर फरान साहिबा की कई तस्वीरें हमने शामिल की थी। और अगर आप देखें कि उनकी जो आखिरी पेंटिंग थी, अगर उनकी आखिरी पेंटिंग तक जाएं तो वो एक पेंटिंग है एक जख्मी औरत की और वो वहां लेटी हुई है, अगर बाद में इस पर आ जाए। और उनकी आखिरी तस्वीर भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन्होंने पेंट की थी। इसके बावजूद पता नहीं कैसे जिंदगी अभी तक गजा में चल रही है। और अगर आप ये वीडियो देखें तो लोग मलबे में अपनी शादियां भी कर रहे हैं। एक पूरी वहां पर एक वेडिंग प्रोसेशन निकली है। तो ये है अगेन एक फिजिकल जेनोसाइड के साथ साथ एक कल्चरल जेनोसाइड भी जारी है कि ना सिर्फ फलस्तीनियों को कत्ल करना है, लेकिन ये भी आपने सर्टेन करना है कि कोई ना बचे जो फलस्तीन की कहानी दुनिया को सुना सके।